तो क्या हाल चाल है मेरे क्लास 11 के बालकों और बालिकाओं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पे। मैं हूं सूर्यांश और आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो क्या हाल चाल है बालकों। नई क्लास है, नई शुरुआत है। हम लोग भी नई शुरुआत करने जा रहे हैं इस चैनल पे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर की। आगे बढ़ने से पहले ज़रा हमारे गोकू बॉय से एक ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। डिसिप्लिन स्टार्ट्स वेयर एक्सक्यूजेज एंड। जहाँ पे भी आप बहाने देना बंद कर देंगे अपने जीवन में, वहीं से आपके जीवन में डिसिप्लिन की शुरुआत हो जाएगी। आप उस काम को निरंतर करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे बिना किसी एक्सक्यूज के, तो एक ना एक दिन सक्सेस भी आपके जीवन में ज़रूर आएगा। तो इसी का ज्ञान को ध्यान में रखते हुए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला आ रहा है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स होती ही क्या है भाई? इकोनॉमिक्स इज द सब्जेक्ट दैट डील्स विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने आप में किन चीज़ों से डील करता है? जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इंसानों के जीवन में चल रही होती है। ठीक है। अच्छा, इसका एग्जाम में तुम्हें मेन डेफिनेशन क्या लिख करके आनी है? स्टडी ऑफ मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी। दो शब्दों को पकड़ना यहाँ पे बहुत जरूरी है, स्केर्सिटी और मेकिंग चॉइसेस। सबसे पहला, स्केर्सिटी क्या होती है? स्केर्सिटी का मतलब होता है कमी। भाई तुम्हारे जीवन में भी उसकी कमी है ना? है नहीं? तो स्केर्सिटी का मतलब होता है कमी। और यहाँ मेकिंग चॉइसेस, जब भी क्या बोलते हैं किसी चीज की कमी होती है तो वहां पे आपको चॉइस लेनी पड़ती है। जैसे कि प्राइम एग्जांपल क्या हो सकता है? आप लोग अभी अभी अपनी क्लास 10th की जर्नी खत्म करके आए हैं, ठीक है। आपके पास छुट्टियां पड़ी हुई थी भाई, तो आपने भी चॉइस ली अब आपने कि आपको क्लास 11th में जाकर के क्या पढ़ना है भाई। कुछ ने सोचा होगा हमें ह्यूमैनिटीज पढ़नी है, कुछ ने सोचा होगा हमें साइंस पढ़नी है, आप लोगों ने सोचा कि हमें कॉमर्स पढ़नी है, तभी आप लोग इस चैनल पे आए हो, है ना? तो लिमिटेड लाइफ है, लेकिन चॉइस भी लेनी पड़ेगी भाई। लिमिटेड लाइफ है तो यही हमारा कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स का भी सूत्र है कि हमें स्कैरसिटी की प्रेजेंस में, कमी जब होती है तो उसकी प्रेजेंस में हमें चॉइसेस लेनी पड़ती है। ठीक है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अच्छा अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है भाई? द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइसेस इज नोन एज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सिंपल सोबर सी डेफिनेशन है, एक नंबर में आएगा, लिख के दे देना भाई टीचर को। ठीक है। अच्छा, हमें चॉइस लेनी ही क्यों पड़ रही है? क्या रीजंस हैं उसके? रिसोर्सेज आर स्केर्स। सबसे पहला रीजन कि भाई जो हमने ऊपर ही पढ़ लिया बेसिकली, कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, हमारे पास रिसोर्सेज स्केर्स है। ठीक है। रिसोर्सेज हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है। ठीक, इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट हमें फॉलो करना पड़ता है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। इंसानों की चाहत कैसी है? अनलिमिटेड है। हमारी हमारी एक्सपेक्टेशंस की, हमारी वांट्स की कोई भी एंडिंग नहीं है। हमें चाहिए कि हमें सब कुछ मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी। लेकिन चीज़ें तो क्या है? स्केर्स हैं, रिसोर्सेज स्केर्स हैं। लेकिन ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। नेक्स्ट क्या है? रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। भाई मान लो, जैसे एग्जांपल ले लें अगर हम दूध का, ठीक है, मिल्क का एग्जांपल ले लेते हैं। मिल्क है तो मिल्क से आप क्या बोलते हैं, कर्ड बना सकते हो, दही बना सकते हो भाई, पनीर बना सकते हो, चीज़ बना सकते हो, ठीक है, मिठाइयाँ बना सकते हो अलग अलग तरीके की। तो अगर एक ही रिसोर्स के बहुत सारे इस्तेमाल मिल जाएंगे हमें, अगर बहुत सारे इस्तेमाल होंगे, तो क्या उनकी डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू नहीं कर देंगे? ऑफ कोर्स करेंगे। तो इसीलिए रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस होने के कारण भी चीज़ों की स्कैरसिटी हमारी इकोनॉमी के अंदर होती है। ठीक है, हमारे समाज में होती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है अब हमारे पास कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ते ही क्यों हैं। ठीक है। तीन लेवल पे बेसिकली इकोनॉमिक्स को समझना ज़रूरी है, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट लेवल पे। ठीक है। देखो, एज अ कंज्यूमर एवरी हाउस होल्ड फेसेस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। कॉमन सी बात है कि हर घर में
क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस करनी पड़ती है। हमें क्या चीज़ खरीदनी है, मार्केट में जाओगे क्या चीज़ खरीदने जाओगे, ठीक है, या फिर क्या नहीं खरीदना है, इसका भी ज्ञान होना जरूरी है एक कंज्यूमर को, ठीक है। मार्केट में जाकर के कुछ भी तो खरीद के नहीं ले आओगे ना, जो तुम्हारी ज़रूरत का होगा वही तुम खरीदने जाओगे, ठीक है। लेकिन विद द रिसोर्सेज विच आर गिवन, ठीक है, मेन चीज पकड़ना है यहाँ पे, गिवन रिसोर्सेज, ठीक। गिवन रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है अपने आप में, लिमिटेड रिसोर्सेज। भाई चीजों की स्कैरसिटी है, चीजें अनलिमिटेड नहीं है, तो उसी हिसाब से हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें क्या चीज खरीदनी है और क्या चीज नहीं खरीदनी है, ठीक है। तो एक अच्छा कंज्यूमर क्या करेगा, पहले से डिसाइड करके जाएगा, घर से ही डिसाइड करके जाते हैं कि हमें क्या चीज खरीदनी है बाहर जाके, ठीक है। Economics teaches household to use limited resources in a manner such that their satisfaction is maximized. क्या है, इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है, एक कंज्यूमर को सिखाती है कि किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज को हमें इस्तेमाल करना है ताकि हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को अचीव कर सके। देखो ह्यूमन वांट्स कभी भी सेटिस्फाई हो नहीं सकती थी, है ना, लेकिन हम चीज़ों को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि उनसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। आहा, मज़ा आ गया इसको इस्तेमाल करके, है ना। दूसरा है प्रोड्यूसर लेवल पे। अब प्रोड्यूसर लेवल पे क्या रहेगा, एज अ प्रोड्यूसर, ठीक, प्रोड्यूसर के लेवल पे एवरी एंटरप्रेन्योर, जो भी व्यक्ति नया काम शुरू कर रहा है या फैक्ट्रीज वगैरह में सामान बना रहा है, उसको भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बनानी पड़ती है, मतलब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, मुझे बनाना क्या है, मुझे प्रोड्यूस ही क्या करना है, ठीक है। एंड व्हाट नॉट विद द गिवन रिसोर्सेज, अगेन जो चीज़ें मेरे पास लिमिटेड है, जो मेरे पास रॉ मटेरियल है, सामान है, उससे मैं आखिर बनाने क्या वाला हूँ लोगों के लिए, वो चीज़ एक प्रोड्यूसर को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स सिखाती है एक प्रोड्यूसर को कि रिसोर्सेज को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट वो अचीव कर सके। गवर्नमेंट को कैसे काम करती है भाई इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स को अगर एक तरफ कर दिया जाए तो गवर्नमेंट भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को फेस करती है। किस तरीके से, भाई वो जो हमसे टैक्सेस वसूलते हैं, जो भी टैक्स वगैरह हमें भरना पड़ता है हर चीज़ में, तो उसका इस्तेमाल कैसे वो लोग करें जनता के लिए, क्या वो उसका इस्तेमाल, उस पैसे का इस्तेमाल क्या बोलते हैं, रोड्स बनाने में करें, डैम्स बनाने में करें, या फिर मिड डे मील स्कीम्स में करें, ठीक है। तो वेलफेयर स्कीम्स पे खर्चा किया जाए या इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया जाए, ये चीजें भी डिसाइड करनी पड़ती है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो गवर्नमेंट विशेस टू स्पेंड द गिवन रिसोर्सेज इन अ मैनर सच दैट सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज्ड। अब गवर्नमेंट का मेन मोटिव तो क्या होना चाहिए कि सोशल वेलफेयर हो, जनता की बातें सुनी जाए, उनका भला किया जाए, बट हर जगह ऐसा देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारे पास, ठीक है, इसको समझते हैं। सबसे पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्मॉल, छोटा, ठीक है, सूक्ष्म जिसे कहा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक इंडिविजुअल कस्टमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल मार्केट। क्या बोला भैया आपने, सब सर के ऊपर से गया। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, यानी वो स्टडी है इकोनॉमिक्स की जो कि डील करती है किन चीज़ों से, एक इकॉनमी के अंदर, यानी किसी देश के अंदर, किसी एरिया या रीजन के अंदर छोटे लेवल पे, सिंगुलर लेवल पे हमें जिन चीज़ों से डील करनी पड़ती है। जैसे किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर या कंज्यूमर की बात करें, एक घर है, वहाँ पे कुछ कंज्यूमर्स हैं, दे सामान खरीदने जाते हैं, सामान खरीद के लेके आते हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं इकॉनमी के अंदर, ठीक है। तो इंडिविजुअल कस्टमर, उनकी बात की जाएगी। इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, एक फैक्ट्री के अंदर कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति क्या सामान प्रोड्यूस कर रहा है, क्या वो जनता को बेच रहा है, ये इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात आएगी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। देन इंडिविजुअल मार्केट, किसी एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर की कोई एक पर्टिकुलर मार्केट, ठीक है, उस वो आ जाएगा इसके अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, समझ रहे हो।
मेन टूल्स क्या क्या होते हैं इसके, डिमांड और सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई दोनों एक साथ चलती हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। मेन प्रॉब्लम क्या होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स की मेन प्रॉब्लम है प्राइस डिटर्मिनेशन और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। भाई प्राइस डिटर्मिनेशन, हमें चॉइस करनी पड़ती है कि हमें अपने प्रोडक्ट का प्राइस इकोनॉमी के अंदर क्या रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि सामान, रॉ मटेरियल हो गया, या फिर लेट्स से कि सामान बनाने के लिए भी सामान की ज़रूरत है, ठीक है। और रिसोर्सेज की अपने आप में क्या है इकोनॉमी के अंदर, स्कैरसिटी है, ठीक है, कमी है रिसोर्सेज की। तो कितना सामान इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ठीक है, उनसे मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लिया जाए, उस चीज़ का भी चयन हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करना पड़ता है, ठीक। नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। हमें प्राइस का चयन करना पड़ रहा है, यानी चॉइस करनी पड़ रही है क्या प्राइस रखा जाए किसी भी कमोडिटी की, तो इसी के कारण इसको प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स को, ठीक। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं इसके, सबसे पहला थ्योरी ऑफ डिमांड और थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ये दोनों इसी के नाम है, पढ़ याद कर लेना इसको, क्वेश्चन आ जाता है। थ्योरी ऑफ डिमांड, मेन टूल्स क्या है इसके, डिमांड और दूसरा सप्लाई। तो डिमांड है तो भाई थ्योरी ऑफ डिमांड हमें समझाया जाता है कि व्यक्ति किस तरीके से चीज़ों को डिमांड करता है, क्या वो डिमांड पूरी होती है नहीं होती हैं, वो सब चीज़ें, ठीक है। और ये डिमांड करने वाला कौन होता है, कंज्यूमर, तो इसीलिए इसको कंज्यूमर बिहेवियर भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ सप्लाई, दूसरा थ्योरी सप्लाई, ठीक है। थ्योरी ऑफ सप्लाई या फिर थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, अब सप्लाई पूरी करने वाला कौन होगा, प्रोड्यूसर होगा, ठीक है। तो इसको थ्योरी ऑफ सप्लाई भी फिर कहा जाता है। थर्ड है थ्योरी ऑफ प्राइस, ऑफ कोर्स डिमांड कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, साथ ही साथ प्राइस भी तो सेलेक्ट कर रहे हो कि किस प्राइस पे बेचा जाना चाहिए सामान को, इसीलिए थ्योरी ऑफ प्राइस भी इसका तीसरा नाम है। तो थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्राइस, तीनों याद रख लेना, अच्छे खासा नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स, दो टाइप की स्टडीज है, माइक्रो और दूसरा मैक्रो। मैक्रो का मतलब अपने आप में क्या होता है, लार्ज, मैक्रो बड़ा, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडी इकोनॉमी एज अ होल। क्या मतलब है, मैक्रो इकोनॉमिक्स वो स्टडी है इकोनॉमिक्स की जहां पे इकोनॉमी को हम कंप्लीट टोटल लेवल पे पढ़ते हैं, यानी कि नेशनल लेवल होता है। इट्स मेन टूल्स आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। क्या मतलब, एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है, देखो एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, ठीक है। तो अब जब हम नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं, पूरे देश के लेवल पे बात कर रहे हैं, तो उसमें सारी चीज़ों को हम इंक्लूड कर देंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की मेन प्रॉब्लम क्या आ जाती है, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम, नेशनल पूरे देश के लेवल पे, और इनकम जो भी इनकम कमाई जा रही है उसके लोगों के द्वारा, ठीक है। तो नेशनल इनकम क्या हो जाएगी, एक कंट्री के अंदर टोटल इनकम जो उसके लोगों द्वारा कमाई जा रही है वही अपने आप में नेशनल इनकम कही जाती है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है, थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ऑफ कोर्स इनकम, नेशनल इनकम हमें डिटरमाइन करनी है कि भाई कितनी होगी, कितनी कमाई जा रही है, वो सारा ही मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है, ठीक है। कंपोनेंट्स, क्या क्या कंपोनेंट्स है, थ्योरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी, यानी कि देखो जब क्या बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, यानी टोटल डिमांड टोटल सप्लाई के बराबर हो जाती है, तो उसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम यानी बराबर, ठीक। अगर क्या बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाए एग्रीगेट सप्लाई से, या एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो जाए एग्रीगेट डिमांड से, तो वो चीज क्रिएट करती है डिस इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम खराब हो जाएगा, बैलेंस खराब हो जाएगा, है ना। जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होती है उसे कहा जाता है इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है, इन्फ्लेशनरी गैप कहा जाएगा। अगर एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो जाए तो उसे कहा जाएगा डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। तीसरा कंपोनेंट है इसका थ्योरी रिलेटेड टू करेक्शन ऑफ डिस इक्विलिब्रियम। इसमें
चीज़ें आ जाती हैं, जैसे मॉनेटरी पॉलिसीज़, बैंक्स का रोल आ जाता है, आरबीआई कैसे अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करता है, लोगों के पास बहुत सारा पैसा है तो कैसे उनकी जेबों से वो पैसा निकाला जाए, कैसे इकॉनमी में मनी की सप्लाई को बढ़ाया जाए। खैर क्लास 12th का कॉन्सेप्ट है, तो अभी इतना ही समझना, ठीक है। तो डिसइक्विलिब्रियम को कैसे ठीक किया जाए वो सब भी इसके अंदर आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तुम लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ बोथ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में किस चीज़ की स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके दो एग्जांपल तुमने देने हैं मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आंसर बता दूंगा इसका। अगला जो कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारे पास है वो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्या होती हैं भाई ये चीज़ें? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करती है किन चीज़ों से? फैक्चुअल सिचुएशन से। फैक्चुअल सिचुएशन यानी कि कोई चीज़ पहले क्या थी, आज क्या है, कल क्या हो जाएगी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। फैक्ट्स रिलेटेड चीज़ें जितनी भी होती हैं वो सारी आती हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। सिचुएशंस और स्टेटमेंट्स आर वेरीफाइबल एंड डू नॉट इन्वॉल्व एनी जजमेंट और ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिस्ट। यानी कि देखो, जिन चीज़ों के हमारे पास फैक्ट्स अवेलेबल है, जिन चीज़ों का हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल है, ठीक है, तो उन चीज़ों को हम वेरीफाई कर सकते हैं। हमें किसी इकोनॉमिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये क्या चीज़, ये सही है गलत है, हमारे पास वो रिकॉर्डेड है। अब जैसे क्या बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि इन्फ्लेशन रेट अभी इंडिया में करंटली कितना चल रहा है? 4.38%। तो ये फैक्ट है ना, ये हमारे पास रिकॉर्ड है, हमारे पास इसकी जानकारी है ना। तो ये चीज़ पढ़ी जाती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर। अच्छा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील करती है आइडियल सिचुएशंस के साथ में। कोई चीज़ क्या होनी चाहिए, कोई चीज़ क्या हो सकती है, ठीक है, जहां पे हम अनुमान लगा सकते हैं, हम सजेशंस रखते हैं अपने पर्सनल, ठीक है। सिचुएशन और स्टेटमेंट्स आर नॉट वेरीफाइबल फॉर ट्रूथ। अगर हमें जानना है कि क्या लोगों द्वारा जो बातें कही जाती हैं या फिर इकोनॉमिस्ट द्वारा जो स्टेटमेंट्स जनरली पब्लिक में पहुंचाए जाते हैं, क्या वो सही है नहीं है, इसका हम लोग अनुमान केवल जजमेंट ही कर सकते हैं। इसका हमारे पास कोई भी वेरीफाइबल रिकॉर्ड वगैरह नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? जैसे रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होना चाहिए? बिलो 4%। ये एक आइडियल सिचुएशन है कि हम लोग अनुमान लगा रहे हैं या इकोनॉमिस्ट ऐसा कह रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन होना चाहिए वो बिलो 4% होना चाहिए, 4% से नीचे, ठीक है, तब जाकर ये इकोनॉमी मेंटेन रहेगी, स्टेबल रहेगी। आइडियल सिचुएशन। अभी तक जितना करवाया भाई क्लियर है ना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है व्हाट इज एन इकोनॉमी। पीपल परफॉर्म डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू अर्न लिविंग। लोग, जनता क्या करती है? बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है भाई? ऐसी एक्टिविटीज जो कि परफॉर्म की जाती है ताकि हम जी सके, फॉर लिविंग एंड अर्न मनी, ताकि पैसा कमाया जा सके और जीवन को जिया जा सके, ठीक है। वो सारी एक्टिविटीज़ कहलाती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? टीचर्स स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, आई एम टीचिंग यू। डॉक्टर्स पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, ठीक है। फार्मर्स डू फार्मिंग, फार्मर्स फार्मिंग करते हैं, ठीक है। ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, इनके बदले में ये लोग पैसा कमाते हैं, ठीक है। इकोनॉमी रेफर्स टू द कंट्री, एरिया या फिर रीजन वेयर पीपल लिव एंड अर्न। जहाँ पे भी ऐसा कोई भी रीजन, ठीक है, कोई भी एरिया, इलाका या कोई भी देश, जहाँ पे भी क्या बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी पर परफॉर्म की जाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पे तुम रहते हो और बदले में कमाते हो, ठीक है, वो सारी की सारी क्या कहलाता है अपने आप में इकोनॉमी, ठीक है। तो इकोनॉमी का सिंपल मतलब क्या है? कोई भी एरिया, रीजन, कंट्री जहाँ पे लोग लिव करते हैं एंड अर्न करते हैं मनी, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। देखो जो भी इकॉनमी होगी वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी?
सबसे पहला प्रोडक्शन होगा, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएंगी। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, जनता तक उन्हें पहुंचाया जाएगा। और फिर जनता क्या करेगी, उनका कंजम्पशन, उनका इस्तेमाल करेगी, ठीक है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, किस किस तरीके की इकोनॉमीज हो सकती हैं भाई? सबसे पहला आता है हमारे पास मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। इसी के दूसरे प्यार से इसको कई नामों से बुला दिया जाता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी, एंटरप्रेन्योर इकोनॉमी। इसके ये 3-4 नाम है, ठीक है, याद रखोगे तो मैं एमसीक्यू वगैरह आराम से कर लोगे, ठीक है। दूसरी है सोशलिस्टिक इकोनॉमी, ठीक है, इसी का नाम प्लान्ड इकोनॉमी भी होता है। तीसरा है हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? मार्केट इकोनॉमी रेफर्स टू इकोनॉमी वेयर ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय मार्केट इटसेल्फ। मार्केट जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस होंगे, पैसे के रिलेटेड जो भी डिसीजंस होंगे, वो सारे के सारे डिसीजन मार्केट अपने आप में ही ले लेगा। जैसे कि शनिवार की हाट लगती है भाई, है ना, लोग मम्मी पापा और सब्जी वगैरह खरीदने जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो सब्जी वगैरह बेच रहे होते हैं उनसे मूल भाव वगैरह मम्मियाँ अपने आप ही कर लेती हैं, ठीक है। मदर आर ग्रेट नेगोशिएटर्स अकॉर्डिंग टू मी। मेरे हिसाब से तो भाई उनसे बेहतरीन नेगोशिएट कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो वहाँ पे क्या बोलते हैं, भैया थोड़ा कम लगाओ ना, 40 का कैसे, मैं 30 का लगा लो ना। प्याज के रेट पूछते हैं, जैसे है टमाटर 50 का है तो भैया ऐसे कैसे 40 का लगाओ ना, ऐसा कैसे कर रहे हो, ठीक। तो ये चीज़ें क्या है, मार्केट ही अपने आप में, मार्केट में कंज्यूमर्स भी हैं, प्रोड्यूसर्स भी हैं, तो मार्केट अपने आप ही चीज़ों से डील कर रहा है कि हमें किसी चीज़ का प्राइस कितना रखना है, ठीक है। तो इकोनॉमिक डिसीजंस अपने आप ही मार्केट ले रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या आती? प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस। तो हमें किसी चीज का प्राइस कितना रखना है, इसका डिसीजन मार्केट की फोर्सेस, जो कि डिमांड यानी जो कंज्यूमर करता है, और सप्लाई जो प्रोड्यूसर करता है, ठीक है। ये चीज, इन चीजों का जो डिसीजन है वो मार्केट अपने आप ही ले रहा है। इसी चीज को कहा जाता है प्राइस मैकेनाइजेशन, ठीक है। प्राइस कितना रखा जाए किसी चीज का, ये अपने आप ही डिसाइड किया जा रहा है मार्केट के द्वारा। इट्स मेन मोटिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, कितना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाए, यही मार्केट का मेन मोटिव होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएंगे, यूएसए, जापान, है ना। सोशलिस्टिक इकोनॉमी नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी रेफर्स टू इकोनॉमी जहां पे सारे इकोनॉमिक डिसीजंस किसके द्वारा लिए जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाएंगे, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी के द्वारा, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो उसने असाइन कर रखी होगी अपनी एक अथॉरिटी, जो कि इकोनॉमिक डिसीजंस लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, ठीक है। इनका मेन मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर, ठीक। तो जैसे चाइनीज़ इकॉनमी होगी, रशियन इकॉनमी होगी, इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे, दो दो याद कर लो, काफ़ी है। नेक्स्ट लास्ट इकॉनमी जो हमारे पास है वो है मिक्स्ड इकॉनमी। मिक्स्ड इकॉनमी रेफर्स टू इकॉनमी वेयर ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय बोथ मार्केट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ पे सारे के सारे इकोनॉमिक डिसीजंस किन के द्वारा लिए जाएंगे, मार्केट के द्वारा और साथ ही साथ गवर्नमेंट के द्वारा भी मिक्स रहेगा, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी किन के द्वारा, मार्केट और गवर्नमेंट दोनों के द्वारा, ऑफ कोर्स। मेन मोटिव क्या होता है भाई, मार्केट का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था, गवर्नमेंट का सोशल वेलफेयर, तो मिक्स्ड में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सोशल वेलफेयर, ठीक है। फेमस इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, जैसे इंडियन इकॉनमी, हमारा भारत देश की इकॉनमी, और साथ ही साथ कैनेडियन इकॉनमी, ओके। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। गोकू बॉय के साथ हम भी विदा लेते हैं आप लोगों से, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।